नमस्कार मेरे मित्रों, मैं धीरज सिंह आप सभी का सिंह एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के उन मुख्य धाराओं के बारे में बात करेंगे जो अपराध के बारे में और उनके दंड प्रक्रिया के बारे में बताता है। और यह वह मुख्य धारा है जो हर जगह हर समय कहीं न कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे देश में इतना सख्त कानून होने के बाद भी आज के दौर में हमारे देश में अपराध की संख्या दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग अपने आप को अपने ही घरों में महसूस पाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर में कब तक हमारे देश में से अपराध की संख्या घटेगी। दोस्तों, आज उन महत्वपूर्ण मुख्य धाराओं के बारे में भी बात करेंगे जो हर कॉलेज की परीक्षा में आता है, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो। मैं आपको उन धाराओं के बारे में बताऊंगा जो हर वर्ष एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह क्लैट, एलएट, बीएचयू, सिम्बोसिस, सेट, एलसेट, एएमयू, यूपीएससी, एपीपी, पीपी, पीसीएसजे और एक्सेट्रा या कोई अन्य परीक्षा हो। आइए इसी के साथ हम उन महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, बहुत से छात्र आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर नहीं समझ पाते हैं। आइए बताते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 हमें यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर कौन सी धारा लागू होगी और कितने साल के लिए दंडित किया जाएगा और कौन से क्षेत्र में अपराधी की सुनवाई होगी। दंड संहिता प्रक्रिया 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हमें यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पकड़े जाने से लेकर सजा होने तक इसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, चाहे अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना हो या फिर उसके खिलाफ चार्जशीट बनानी हो या फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो या अपराधी को जेल ले जाना हो, यह सारी प्रक्रिया दंड संहिता प्रक्रिया 1973 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर 23 अध्याय, चैप्टर और 511 धाराएं सेक्शन हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 अध्याय और 511 धाराएं एक वीडियो में एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे वीडियो में विस्तार से समझेंगे। आइए भारतीय दंड संहिता 1860 के महत्वपूर्ण मुख्य धाराओं को समझते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण, चैप्टर 2 जनरल एक्सेप्शन, धारा 8 लिंग जेंडर को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत यह बताता है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष। धारा 10 पुरुष स्त्री मैन वुमेन, इस धारा के अंतर्गत शब्द पुरुष किसी भी उम्र के पुरुष मानव को दर्शाता है, महिला शब्द किसी भी उम्र के महिला इंसान को दर्शाता है। धारा 19 न्यायाधीश जज, इस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश उस व्यक्ति को कहा गया है जिसको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया हो। न्यायाधीश वह व्यक्ति है जो फौजदारी और दीवानी मैटर्स को देखता है और अपनी अंतिम प्रक्रिया देता है। बस शर्त यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश के विरुद्ध में अपील न किया हो, वही लोग न्यायाधीश कहलाते हैं। धारा 20 न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अंतर्गत हमें यह बताता है कि न्यायाधीश या न्यायाधीशों का समूह जब किसी केस की सुनवाई कर रहा हो या कोई जजमेंट देता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम न्यायालय कहेंगे। धारा 21 लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एप्सिलॉन पश्चात निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात पहला विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित, दूसरा भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, तीसरा हर न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। चौथा न्यायालय का हर ऑफिसर, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते या कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्यों के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिक प्रमाणीकृत करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वाचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। पांचवा किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। छठा हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक
प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय निश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आठवां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। नौवां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी भी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिक प्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की सुरक्षा करने के लिए किसी विधि के व्यतिक्रमण को रोके। 10वां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्धृत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिक प्रमाणीकृत करे या रखे। 11वां, हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचन नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। 12वां, हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। धारा 22, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 के अनुसार चल संपत्ति शब्दों से यह आशय है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती। अर्थात आसान शब्दों में कहे तो धारा 22 चल संपत्ति उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जाता है बिना किसी आकार बदले और कीमत घटे। अगर किसी वस्तु के आकार या कीमत घट रही है तो धारा 22 के अंतर्गत नहीं आएगा। धारा 23, सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के अनुसार सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है। धारा 23, सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के अनुसार सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो। सदोष हानि उठाना, जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है। अर्थात सदोष अभिलाभ सदोष हानि के बारे में आसान शब्दों में बात करें तो किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति से गलत तरीके से लेना या फिर गलत तरीके से देना सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कहलाता है। धारा 24, बेईमानी, डिसऑनेस्टी। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है तो उस कार्य को बेईमानी से किया गया कार्य कहलाता है। धारा 25, कपट पूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है उसे कपट पूर्वक कृत्य कहा जाता है, अन्यथा नहीं। धारा 26, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। भारतीय दंड संहिता की धारा 26 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने के कारण रखता है यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है, अन्यथा नहीं।
धारा 28 कूटकरण काउंटरफिट। भारतीय दंड संहिता की धारा 28 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश दिखना इस आशय से कारित करता है कि वह उस सदृश्य से छल कपट करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा छल कपट किया जाएगा, उसे कूटकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2। जब कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और उस सदृश ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को धोखा हो सकता है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, अवधारणा की जाए कि जो व्यक्ति एक चीज की दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है कि उसका आशय उस सदृश द्वारा छल कपट करने का था, या वह संभाव्य जानता है कि तद्वारा छल कपट किया जाएगा। दोस्तों, अब हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के साथ अगले अध्याय में मिलते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अब हम ऐसे ही कुछ आकर्षित वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।